बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ बुध। सबसे पहले तो पूरी कौम को आज यौम पाकिस्तान है उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज वो तारीख़ी दिन है, अजीम दिन है, जो हम सब के लिए बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए एक बहुत खूबसूरत एक ब्लेसिंग डे है। और हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह पाक ने हमें मुल्क पाकिस्तान की सूरत में अपनी अजीम नेमत अता की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस का है और जिस तरीके से सदारती रेफरेंस पर बेंच बनाया गया था, अब वो बेंच उसको पहले जो चंद एक सहाफ़ी हैं, मैंने आज ही आपके साथ रात को शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि चंद एक नाम नहाद सहाफ़ी जो एक लिमिटेड अप्रोच रखने वाले लोग हैं और जो हमेशा काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने कल से ही जब ये बेंच बना, 5 रुकनी बेंच बनाया गया, उस पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ लोगों ने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया था। ये वो सहाफ़ी थे जो ख़ास, और ये सुप्रीम कोर्ट के ही अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, और ये वो रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर होने का दावा करते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर जिसको लॉ की अलिफ बे का भी नहीं पता, वो कैसे रिपोर्टर बन सकता है। और अब आप देखें कि वहाँ पर जो हमें जियो का रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट का, हम ARY का रिपोर्टर को उठा के देख लेते हैं, तो आप खुद फिर जब उनकी तरफ से जहां कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की बात हो रही है, जहां 184(3) की बात हो रही है, 175A की बात हो रही है, वहां 254 की बात हो रही है आर्टिकल की, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आएंगी। जब उनको समझ नहीं आएंगी तो वो सिर्फ इन्हीं बातों पर ही अपनी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करेंगे कि ये जज कैसा है, वो जज कैसा है, इस जज को ऐसे होना चाहिए, उस जज को ऐसा होना चाहिए, ये जज ऊंचा बोलता है, वो नीचा बोलता है, वो ये सवाल करता है, वो सवाल करता है। इसके अलावा तो उनकी रिपोर्टिंग है कोई नहीं। उन्होंने कल से ही ये ड्रामा शुरू कर दिया कि जो 5 रुकनी बेंच बना है सदारती रेफरेंस के लिए, वो तो हुकूमती जो हुकूमत के हवाले से या हुकूमती पार्टी के हवाले से और सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जजेज़ हैं, उनको इस बेंच में शामिल किया गया है। ये कल एक ट्वीट किया गया। उसके बाद फिर जो ख़ास काजी फैज़ ईसा साहब ग्रुप के जो जिनको कहा जाता है बदकिस्मती से, जिन्होंने हमेशा इन सारे मामलात को उठाया, तो वो उन्होंने इस पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़। जब ये मामला थमा नहीं था कि एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त सामने आ जाता है, और ये काजी फैज़ ईसा साहब का ख़त है, और काजी फैज़ ईसा साहब ये ख़त चीफ जस्टिस साहब को लिखते हैं और उसकी कॉपी भेजते हैं अटार्नी जनरल साहब को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को, एहसन भून साहब को। अब वो ख़त लीक होता है और फिर वही सहाफ़ी, वही सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो कल वावेला मचा रहे थे, सबसे पहले वो ये ख़बर ब्रेक करते हैं कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त है वो जारी किया गया है काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम। अब मैं इस पर यह गुजारिश करना चाहूँगा कि अहम सवाल ये है कि ये लीक कैसे हुआ है। क्या ये मीडिया के लिए ख़त लिखा गया? क्या वाकई ये ख़त नेक नियति से था कि इस सारी चीज़ को देखा जाए कि चीफ जस्टिस साहब के सामने इन चीज़ों को रखा जाए, या ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को जो कल से चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ था, जिन लोगों ने, उनको एक रास्ता प्रोवाइड करना था? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो हमारे ऑनरेबल जो दिन ब दिन चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब का जब मामला था और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी, उस पर जो उनकी तरफ से नोटिस लिया गया, वो जो फ़ंड्स का इस्तेमाल था इलेक्शन से पहले और वो सारी चीज़ें, फिर आपने देखा कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जब देखा कि ये तो मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, और वफाकी वज़ीर कानून, अटार्नी जनरल साहब और जो वकला हैं हुकूमत के, वो तो उस मामले के ऊपर बड़ा उन्होंने सख्त सवालात उठाए हैं। जब ये सारा मामला हुआ तो चीफ जस्टिस गुलजार साहब को एक ऑर्डर लिखना पड़ा था कि जिस बेंच में वज़ीर आज़म का कोई मैटर हो उसमें काजी फैज़ ईसा साहब को नहीं बैठना चाहिए। काजी फैज़ ईसा साहब को ये चाहिए था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो ऐसे मौका पर तो उनको खामोश रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सामने है, और वैसे भी गैर जानिबदारी का तकाजा है कि जब आप खुलकर किसी के ख़िलाफ़ बोले हों, आपने अपनी पूरी पिटीशन में जिस पर इल्ज़ाम लगाए हों, आप खुद अदालत में खड़े होकर आर्गूमेंट्स करें और जिसके ऊपर आप इल्ज़ामात लगाएं, या आपकी बीवी ने जो कुछ किया
और जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई गई, तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जब नाम आता है या उनकी ज़ात आती है, आप गैर जानिबदार नहीं रह सकते। आपके अंदर इतना ज़्यादा, चाहे आपको जो भी तकलीफ़ हो, आपको आप दुखी हों कि आपके ख़िलाफ़ कोई गलत कार्रवाई की गई या वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको हटाने की कोशिश की, वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन ये तकाज़ा है कि हम तो जहाँ काजी का कंसेप्ट है हमारे इस्लामिक लॉ में, तो वो हम उस कंसेप्ट में हम वो जो एक वाक़या पढ़ते हैं कि जब एक मैदान जंग था और हज़रत अली एक काफिर को मारने लगे थे, कत्ल करने लगे थे, और उसने हज़रत अली पर हज़रत अली की तौहीन की और हज़रत अली को जुमला कहा और कोई चीज़ फेंकी, तो उस पर हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया। काफिर ने कहा कि मैं तो ये समझा था कि अब आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा और आप ज़्यादा गुस्सा करके मुझे कत्ल करेंगे, तो आपने मुझे छोड़ दिया। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको कत्ल कर रहा था, अल्लाह की राह में कत्ल कर रहा था। जब आपने मेरे चेहरे पर कोई चीज़ फेंकी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी ज़ात शामिल हो गई है। मेरी एक आपके हवाले से कहीं ये आ सकता है कि मेरी जो अल्लाह की रज़ा है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इस वजह से हज़रत अली ने उनको छोड़ दिया। हम तो उस प्यारे दीन के, हम तो उन प्यारे लोगों के फॉलोअर हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप इतने जानिबदार हों, इतने जानिबदार हों कि अब आपको ख़त लिखना पड़ जाए। अब ये जो ख़त है, ये बेसिकली जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो सारे का सारा है चीफ़ जस्टिस साहब के पास। चीफ़ जस्टिस साहब इन सारे मामलात को देख सकते हैं, और ये PLD है 2021 सुप्रीम कोर्ट, सफ़ा है 639। ये उमरता बंदयाल साहब, मंजूर अहमद मलिक साहब, मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, इसके अलावा सज्जाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब। ये जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ये पहला फ़ैसला था काजी फैज़ ईसा साहब की पिटीशन का, जिसमें ये मामला FBR को भिजवाया गया था, उसमें जो पैरा नंबर 31 है, उस पैरा नंबर 31 में, उस जजमेंट के पैरा नंबर 31 में ये काजी फैज़ ईसा वर्सेस जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पहली पिटीशन है, उसके बाद फिर रिव्यू आया, तो जो पहली 6 जजेस का फैसला है उसमें ये जो पेज 31 है उसका सब आगे, सॉरी, जो पैरा नंबर 31 है और आगे उसका सब सेक्शन है 3, उसमें यह कहा गया कि कानून के मुताबिक और प्रैक्टिस के मुताबिक बेंच बनाना ये सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस की अथॉरिटी है। उन्होंने बाकायदा हवाला दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक भी, जो ऑर्डर 11 है उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 उसके मुताबिक ये चीफ जस्टिस साहब का अख्तियार है कि वो जब बेहतर समझते हैं तो वो बेंच बनाते हैं। जिस जज को उस बेंच में शामिल करना है वो शामिल करते हैं, जिसको शामिल नहीं करना होता नहीं करते। ये फैसला सुनाने के बाद कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 6 जजेस का फैसला है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है, वो बेंच को डिसाइड करता है। मैंने आपके सामने रूल 11, ऑर्डर 11 रखा जो ये बताता है इस सारे के सारे मामले में। ऑर्डर 11 जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि बेंचेस का सारे का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब काजी फैज़ ईसा साहब ने ये ख़त लिखा है, उन्होंने ख़त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार की हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त की समात में सदारती रेफरेंस समात करने के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। पहला मैं समझता हूँ कि मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा कि मैं इसको इस वजह से झूठ समझता हूं कि हफ्ता के दिन, मेरे जो सुनने वाले हैं वो एक एक चीज़ को जानते हैं कि हफ्ता के दिन सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त लगी, अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि हमने मीडिया के जरिए सुना है कि कोई आप सदारती रेफरेंस दायर करने वाले हैं तो आपने जो रेफरेंस दायर करना है वो भी दायर कर दें और हम उसको भी साथ देख लेंगे, ताकि अदालत की मंशा क्या थी कि पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी ना हो और ये जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस लेने के लिए हुकूमत आ रही है तो हम इस मामले को जल्दी निपटा दें। अच्छा, केस फिक्स नहीं हुआ था, अदालत ने सिर्फ हदायत की कि अगर आपने कोई रेफरेंस फाइल करना है तो हम सोमवार को इस केस की समाअत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त, तो हम वो रेफरेंस भी आप फाइल कर दीजिएगा, उसको देखेंगे। सोमवार के दिन वो रेफरेंस फाइल हुआ और रेफरेंस फाइल होने के बाद अदालत ने कहा कि हम इस पर लार्जर बेंच बनाएंगे और 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की। खुदा के लिए झूठ ना बोला जाए, खुदा के लिए चीज़ों को गलत ना बयान किया जाए। काजी साहब अपने ख़त में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त की समाअत में सदारती रेफरेंस समाअत करने का हुक्म दिया गया। हैरान हूं कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार की जो पिटीशन है
और सदारती रेफरेंस उसको इकट्ठा नहीं सुना जा सकता। ये कहना था जो ऑनरेबल काजी फ़ैज़ ईसा साहब का। काजी फ़ैज़ ईसा साहब की अपनी पिटिशन में चाहे 1000 पिटिशन आ जाएँ वो इकट्ठी सुनी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ सदारती रेफरेंस और पिटिशन नहीं सुना जा सकता। ख़त में कहा गया और उस दिन सदारती रेफरेंस सुना नहीं गया था, सिर्फ उसके ऊपर जो बेंच बनाने का कहा गया और कहा गया कि इसको 24 मार्च को सुनेंगे और उसको एडजन करके बाद में सुप्रीम कोर्ट बार की पिटिशन को सुना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इकट्ठा सुना गया? आप कैसे कह सकते हैं कि रेफरेंस फाइल होने से पहले मुकर्रर किया गया? फिर वो कहते हैं कि ये बात काबिल फ़हम है कि बार की दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत होती है, इस पर अदालत हुक्म दे सकती है। दरखास्त के साथ रेफरेंस को यकजा करके कैसे सुना जा सकता है? दरखास्त 184(3) के अख्तियार समात में सुनी जा रही है, जबकि रेफरेंस मुशावरती अख्तियार समात है। वो मैंने जो आपको बताया था कि ये मामला इस वजह से दिलचस्प हो जाएगा कि 184 की दरखास्त पहले पेंडिंग है, उसके साथ रेफरेंस आ जाएगा। अगर 184(3) में ये सारी चीज़ें आ जाएं और अदालत इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिटिशंस में इन सवालात को उठाया है, तो वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा, वो तो वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बात इनको चुभती है। मैंने आपको बताया था ये मामला बड़ा दिलचस्प है। 184 ये अपनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार से दरखास्त दिलवा के ये बुरी तरह फंस गए हैं, साथ रेफरेंस आ गया और अदालत में वो दरखास्त पेंडिंग है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब कहते हैं कि आइनी दरखास्त और सदारती रेफरेंस की समात के लिए बेंच बनाया गया। बार की दरखास्त की समात करने वाले बेंच में 4थे, 8वें और 13वें नंबर के फाजिल जजेस को शामिल किया गया। बार की दरखास्त में इन जजेस को नहीं शामिल किया गया हुजूर। ये जो शामिल किया गया सदारती रेफरेंस में, बार में सिर्फ 2 ही जजेस थे, एक चीफ साहब खुद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। ऐसा करके आपने अपने साबिक चीफ जस्टिस की रवायत से पहलू तही की। ये कहते हैं काजी फ़ैज़ ईसा साहब, आपने अहम आइनी मामलात की समात के लिए साबिक चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस के बेंच तश्कील देने का सवाबदीदी अख्तियार तय किया था। साबिक चीफ जस्टिस ने तय किया कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। उन्होंने चीफ जस्टिस को अपने ख़त में कहा कि ये एक ऐसा मामला जिस पर पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। जज का हलफ कहता है वो अपने फ़राइज़ मनसबी में ज़ाती मफाद को मलूज़ खातिर नहीं रखता। कहावत है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए। कहावत का जिक्र जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में 5वें नंबर में भी दर्ज है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने ख़त में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बेंच की तश्कील का अख्तियार शफाफ, मबनी बर इंसाफ और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना है। उनका कहना था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, कई मरतबा आपको तहरीरी तौर पर मैं मतला कर चुका हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट को वज़ीर आज़म हाउस से दरामद करके रजिस्ट्रार तैनात किया गया। अरे ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़ी तकलीफ है। कहते हैं कि एक वज़ीर आज़म हाउस से एक दरामद करके रजिस्ट्रार तैनात किया गया। आम तासुर यह है कि वो ये फैसला करता है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर हो। मेरी राय में रजिस्ट्रार की तकर्री अदलिया के इंतजामिया से अलग होने के आईनी असूल की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने ख़त में यह भी लिखा कि जनाब चीफ साहब, ये ख़त लिखते हुए मैंने 2 मरतबा सोचा, ताहम आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 में आइन सीनियर तरीन जज का जिक्र करता है। सीनियरिटी जिम्मेदारी भी आयद करती है। सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट का बतौर इदारा तसलसल होते हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है आपके तमाम साबिक चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज से मुशावरत करते थे। चीफ जस्टिस साहब, आपने इस रवायत को भी ख़त्म कर दिया जिसके इदारे पर बुरे असरात मुरतब होंगे। अदालत को उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जो ख़त है ये अटार्नी जनरल साहब को भी इसकी कापी भेजी जाएगी और जो ऑनरेबल हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसको भी भेजी जाएगी। अब मैं ये सवाल करता हूँ, मैंने 4 गलतियाँ आपके सामने रखी हैं जो गलत तरीके से बात की गई है और जो गलत बयानी की गई है, और वो चीफ जस्टिस साहब पर इल्ज़ामात हैं। ना हफ्ते के रोज़ कोई केस समात के लिए मुकर्रर हुआ था, ना बार की दरख्वास्त पर कोई जजेस तैनात किए गए थे, बेंच बना था, और ना ही अदालत ने यह कहा था कि हम इनको इकट्ठा सुनेंगे। ये जो गलत बयानियों का सिलसिला है और चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं इनको जो चैलेंज किया गया है, और क्योंकि चीफ साहब आप जानते हैं 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिव्यू पिटीशन में बड़ा खूबसूरत फ़ैसला दे चुके हैं। तकलीफ़ तो बहुत लोगों को है। अब ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप इनको समझ आ गई है कि गेम इनके हाथ से निकल गई है, 163 ये इनके हाथ से निकल गया है और ये अदम एतमाद इनके हाथ से निकल गई है।
अब ये इनको पता है कि ना तो ये उस बेंच को ख़त्म कर सकते हैं, ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है, कोई और कर ही नहीं सकता। ये तो इतराज़ उठाना भी इनका गैर आइनी इस वजह से है कि आप एक इदारे के हैं, आप चीफ साहब के चैम्बर में चले जाएं, आप वहाँ जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन ख़त लिखना और फिर मीडिया में लीक करना ये इदारों को ऐसा तबाह कर रहा है कि जनाब ने कल चीफ जस्टिस बनना है और ये चीज़ें फिर जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये चीज़ें फिर सामने आएंगी। इस वजह से इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और फिर सीनियरिटी क्या होती है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब सीनियर हैं, जस्टिस मियां मज़हर आलम खेल साहब वो सीनियर हैं। और सीनियरिटी क्या होती है हुजूर, जो जज होता है पूरे आइन में, सुप्रीम कोर्ट के जज से मुराद जो एक जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो सबसे जूनियर हैं, जो अख्तियार काजी फैज़ के पास है वही अख्तियार आयशा मलिक के पास है, तो फिर सीनियर जूनियर क्या होता है। और हो सकता है कि आयशा मलिक ज़्यादा लाइक हो किसी और सीनियर जज से, तो हुजूर खुदा के लिए छोड़ दें कि आप जो सीनियर है वो उसको सर पे बिठा लें, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके पास वही अख्तियार हैं जो दूसरे किसी जज के पास होते हैं। इस वजह से 3 सीनियर जजेस हैं, 2 जूनियर जजेस हैं। जब तक बड़े केसेस में जूनियर को नहीं बिठाया जाएगा तो कैसे मामला हल होंगे, कैसे उनको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वो जूनियर इस वजह से नहीं है, वो हाई कोर्ट्स में 10-10 12-12 साल केसेस के फैसले करके आए हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है। इस वजह से ये जो गुमराह करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ कि इसके बहुत नेगेटिव असरात जाएंगे। पहले एक शख्सियत ने अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड कर लिया है और वो जिस ओहदे पर बैठना है, अपने लिए उस ओहदे पर बैठने के लिए पहले अवाम की जो राय है वो बना ली है, तो ये चीज़ें बड़ी ख़राबी की तरफ जाएंगी। और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेटर की कोई हैसियत नहीं है, होना वही है जो चीफ साहब ने कह दिया है। और इंशाअल्लाह कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।